हेलो फ्रेंड्स। एकेएम डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। बहुत समय से इसके ऊपर सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का देहांत हुआ 26 दिसंबर को। किसी भी नेता के बारे में उनके मृत्यु होने के बाद कुछ भी कहना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाया तो जाए, लेकिन उसको थोड़ा सा देर से उसको हम अपलोड करें, रिलीज करें। इनके कार्यकाल में ऐसी सारी बातें भी हुई जो अ, सामान्य तौर पर उनकी तारीफ नहीं गिनी जा सकती। मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ सबसे लंबे दौर तक एक ब्यूरोक्रेट रहे, एक नौकरशाही के एक बहुत बड़े अंग रहे। उनके टेन्योर में हमने उनके बहुत सारे रूप देखे। वो एक वित्त मंत्री रहे, एक वक्त में प्रधानमंत्री के बने उसके पहले वित्त मंत्री रहे, वित्त सचिव रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रेसिडेंट भी रहे, चेयरमैन भी रहे। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ही वाज द एडवाइजर। देन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में उनका एडवाइजर की हैसियत से भी उन्होंने कार्यकाल संभाला। जो पावर कॉरिडोर बोलते हैं जिसको, सत्ता की जो गलियारा है, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत साल से रहे। 1966 से वो भारत सरकार के साथ जुड़े। उसके पहले वो अपने प्रोफेसर और अलग अलग तरह का टीचिंग का काम भी उन्होंने किया। तो वो एक अच्छे टीचर थे, एक प्रोफेसर थे अच्छे। हालांकि उनका जो विषय था, मुख्य विषय था, वो अर्थशास्त्र था, यानी कि इकोनॉमिक्स था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक बात कहना बहुत सही होगा कि वो काफी ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे, इंटीग्रिटी वाले इंसान थे। और उनका जो लॉयल्टी था वो काफी काबिले तारीफ था। लेकिन मुश्किलात ये थे कि वो उनकी जो ये काबिलियत थी वो उनके जो आका थे, उनके जो बॉसेस थे, उनके प्रति थी, ना कि जनता के प्रति। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे देश में इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लेके आए। उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत ने एक बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया, और आज हम जितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, हमारा देश जितनी स्पीड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है फिलहाल, और अभी आज वो पांचवी महासत्ता है, आर्थिक महासत्ता है। और कुछ साल में उसका लक्ष्य है कि वो तीसरी अर्थव्यवस्था बने, और 2047 आते आते वो विश्व की प्रथम आर्थिक सत्ता बन जाए। तो ये जो रोड मैप मैंने आपको बताया, उसके जनक उन्हें माना जाता है कि उन्होंने ये सब किया। हालांकि ये बहुत बड़ा नैरेटिव है, और वो नैरेटिव बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया गया। हमारा हमारे देश में इस तरह के जो नैरेटिव है, इस तरह की जो कहानियां हैं, जो हमको बताई जाती है, और वही कहानियां चलती जाती है, सालों साल, दशकों तक ये चलते रहता है, जब तक कि वो मिथ जो है उसे कोई चुनौती नहीं देता है। वैसे उनके इस मिथ को ऑलरेडी चुनौती मिल चुकी है, और मेरे से पहले बहुत लोगों ने ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें हमको पता चल सकता है कि ये एक जो
नैरेटिव था वो एक मिथ था। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी है, कहानी नहीं सत्य बात है, सच्ची बात है। और वो बात जो है वो ये है कि 1969 में जब कांग्रेस के विभाजन हुआ अ, और कांग्रेस आई बनी, उस वक्त इंदिरा गांधी अ, प्रधानमंत्री बनी थी और सब सोचते थे, जो उनके जो बुजुर्ग लोग थे वो सोचते थे कि ये तो गूंगी गुड़िया है, इसको हम जैसे नचाएंगे वैसे नाचेगी। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद जब इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो यही सोच के बनाया गया था कि हम पीछे से इसको हम नचाएंगे और इसकी जो डोर है वो हमारे हाथ में रहेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से, वो तो बहुत होशियार और मंझी हुई राजनेता थी, यानी कि राजनेत्री थी, और उनकी गिनती बहुत ही shrewd पॉलिटिशियन में गिनी जा सकती है। तो यहाँ पर 1969 में स्प्लिट हो गया। उसके बाद उन्होंने तुरंत बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे थे जिससे वो बताना चाहती थी कि वो गरीबों की मसीहा है। 1971 का युद्ध भी हुआ, और युद्ध के बाद उन्होंने तुरंत इलेक्शन करवाए और इलेक्शन वो जीत गई, बड़े अच्छे मार्जिन से वो जीती। अब इलेक्शन जीतने के बाद उनको एक चीज महसूस हुई कि पॉलिटिकल पावर तो उनके हाथ में आ गई थी, मनी पावर जो था वो उनके हाथ में अभी तक नहीं था। उनके पास, पार्टी के पास, कांग्रेस आई जो उनकी पार्टी थी, उनके पास अ, धन नहीं था। तो इसी दौरान हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक एडवाइजर बने, और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी वो इंदिरा गांधी संभालती थी। हालांकि सीधी तौर पर कहीं पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम नहीं आता है, लेकिन अब वो वहां पर थे, वो तो एक फैक्ट है। भारत सरकार ने इनकम टैक्स की जो रेट्स थे वो 40-50% से 60% से एक समय पे 97.5% तक प्रपोज कर दिया। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो करीब करीब 97 या 97.5 रुपए, 97 रुपए 50 पैसे आपको सरकार को टैक्स की तरह चुकाने हैं। काफी विरोध हुआ, उसके बाद वो टैक्स का जो रेट था वो कम हो, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा था। अब ये इस सिचुएशन में जो बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे, कारोबारी थे, उनको समझ नहीं आ रहा था इसके साथ कैसे डील किया जाए। तो उसके भी रास्ते उन्होंने निकाले, क्योंकि जो इनकम टैक्स जो अपने देश में है वो इनकम के ऊपर लगता है, और इनकम जो है वो ग्रॉस इनकम पे नहीं लगता, नेट इनकम पे लगता है। यानी कि जो टोटल आय है उसमें से सारे खर्चे जो है वो माइनस किए जाते हैं, और जो बचता है वो आपकी नेट इनकम है, और उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। तो सीए जो थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, दूसरे अमलदार थे, नौकरशाह, और कुछ लोग मिनिस्ट्री में, ये सबकी मिली भगत से ये समझाया गया कि भाई आप खर्चे डालो, आप अपनी प्रॉफिट को कम दिखाओ। आप प्रॉफिट कम दिखाओगे तो इनकम कम हो जाएगी, तो टैक्स कम हो जाएगा। तो ये तो उद्योगपति और जो भी कारोबारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको तो मजे हो गए कि काफी ब्लैक मनी जनरेट होने लगा। तो जितने गलत और खोटे खर्चे डालते थे उतने ब्लैक मनी जनरेट होती थी। हमारे देश में एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई 2016 से पहले, जब नोटबंदी आया उसके पहले तक एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी हमारे देश में, कि एक वाइट की इकोनॉमी जो कायदे कानून से चलती थी, और एक ब्लैक की इकोनॉमी जो उसके सारे लूप होल्स थे, उसमें से जो जनरेट होता था काला पैसा। काला पैसा यानी कि जो गलत खर्चे डाल के और गलत तरीके से जो प्रॉफिट को नीचे लाया जाता था ताकि टैक्स कम दिया जाए। इसकी वजह से इंदिरा गांधी को काफी अच्छे डोनेशंस मिलने लगे।
इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बिजनेसमैन की तरफ से। अब पैसे आने लग गए थे उनके पास भी, तो ब्लैक मनी जनरेट हो रही थी। अच्छा, अगर कोई उद्योगपति या कोई बिजनेसमैन अगर कुछ डोनेशन विरोध पक्ष को देता है, ऑपोजिशन पार्टीज को अगर देता है, तो ये लोग इनके कान पकड़ते थे, इनका नाक दबाते थे, बोलते थे कि भाई हम आपकी फाइल खुलवा देंगे। सरकार को मालूम था कि कहां पर चोरी हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इनकी बात नहीं मानता था, तो उनको ये धमकी दी जाती थी, भाई हम आपको खिलाफ टैक्स, इनकम टैक्स में रेड करवा देंगे, केसेस खोल देंगे। तो इसकी वजह से ऑपोजिशन जो पार्टियां थी उनके फंड्स जो थे वो खत्म हो गए, और उनको कोई फ्रेश फंड कोई देता नहीं था। अगर कोई देता था और मालूम पड़ जाता तो इनकम टैक्स उसके पीछे लग जाती थी कि भाई आपने उनको पैसे क्यों दिए। इस वजह से जब इमरजेंसी खत्म हो गई और जब इलेक्शंस डिक्लेयर हुए 1977 में, तो लिटरली जो भी उस वक्त की ऑपोजिशन थी उन्होंने चादर फैला के पैसे मांगे, हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो ये हालत इंदिरा गांधी ने कर दी थी। और दूसरी तरफ वो गरीबों को कहती थी, देखो मैंने कितना टैक्स लगाया है, अमीरों के पास से तो मैं सबसे ज्यादा टैक्स ले रही हूँ, क्योंकि मुझे गरीबी हटाना है। तो दोनों जगह पे इनकी विन विन सिचुएशन थी इंदिरा गांधी की। अब ये जो पूरा मामला था, ये मनमोहन सिंह के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय में प्राइम मिनिस्टर थी, तब ये इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और ये नई नई स्कीम आती थी, एक 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 तो वो मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स रेट 97.5% तक लेके गए प्लस सरचार्ज, और बाद में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ तो उसको उन्होंने कम कर दिया। दूसरा उनका एक बड़ा कारनामा था उस वक्त का, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। यानी कि आपकी आय में से जितना एक इनकम, ग्रॉस इनकम जितनी आपकी सैलराइड पर्सन की, तो उन्होंने वाट लगा दी थी कि आपकी जितनी इनकम है उसके कुछ परसेंटेज आपको कंपल्सरीली सेविंग्स में डालना है, और उसका जो पैसा है वो आपको 5 साल बाद मिलेगा, और उसके ऊपर 6% ब्याज मिलेगा। जबकि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में उस वक्त 12 से 18% ब्याज मिलता था। अब ये सारी चीज के पीछे इन्होंने इंदिरा गांधी को काफी सपोर्ट किया, जिसका उन्हें बहुत इनाम भी मिला बाद में जब इमरजेंसी खत्म हो गई, और बाद में वो आगे समय आया तो वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बन गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी तरह से पावर कॉरिडोर में, सत्ता के गलियारे में हमेशा। 1990 91 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी बहुत टाइम से। हर 6 से 8 महीने में प्राइम मिनिस्टर बदल रहे थे, तो सरकारें बदल रही थी, तो कोई एक तरह का ढंग का कोई डिसीजन लेना है या कोई लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी बनानी है, वो बन नहीं पा रही थी। विश्व में भी कुछ हलचल मची हुई थी। 1991 में, 91 में जब कांग्रेस की सरकार आई और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना। अब यहां से वो नैरेटिव शुरू हुआ कि भारत को आर्थिक महासत्ता बनाने का सबसे पहला कदम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उठाया था, जो कि सरासर गलत है। अगर आपको इस बात की क्रेडिट अगर देनी है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को देनी होगी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। इन्होंने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो हमारी इकोनॉमी थी उसको काफी ऊपर लेके गए, और बहुत कुछ उन्होंने इसमें इम्प्रूवमेंट भी किया, बहुत कुछ हो। इसके बाद 2004 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो इलेक्शन हार गए और कांग्रेस को वो लार्जेस्ट पार्टी बनी।
सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, लेकिन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें कुछ बातें बताई सोनिया गांधी को, जिसके कारण उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का अपना फैसला वापस लिया। और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में काफी ड्रामा हुआ, जो पूरे देश ने टीवी के ऊपर लाइव देखा। हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, वो हमारा अभी सब्जेक्ट नहीं है। प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की जो रफ्तार थी उसको तेज किया। कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए, अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर पावर डील थी वो भी करी, जिसके कारण हमें टेक्नोलॉजी और ये सब जो मिलना था वो हमें मिलना शुरू हो गया। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार वापस से इलेक्शन जीत, जो हमारे देश के लिए डार्क एज के जैसा था, क्योंकि 2009 से लेके 2014 तक ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पूरी घोटाले की सरकार थी, पूरे घोटाले की सरकार थी। इतने घोटाले इस सरकार ने किए कि जिसका कोई ऐसा उदाहरण भारत के इतिहास में नहीं है। पूरी की पूरी मनमोहन सरकार लूट मचा रही थी, और पूरी सरकार में कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज्यादा लूट मचाए, किस मिनिस्ट्री में ज्यादा लूट मचे। और इतनी बड़ी लूट थी कि उसका हिसाब लगाते लगाते आम जनता को 2-5 हजार करोड़ का जो घोटाला था वो उन्हें घोटाला लगता ही नहीं था। वो लाख करोड़ में अगर घोटाले हो तो ही उनको ऐसे लगता था कि बड़ा घोटाला। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। देखिए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ 2008 में, सत्यम घोटाला हुआ 2009 में, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ 2010 में, वोट फॉर कैश जो घोटाला हुआ वो 2011 में, कोयला घोटाला हुआ 2012 में, हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ 2012 में, टेट्रा ट्रक घोटाला हुआ 2012 में, आदर्श घोटाला 2012 और आईपीएल घोटाला 2013। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुछ ऐसे बयान थे जो आज भी चर्चित है, और जहां पर चर्चाएं होती हैं, डिस्कशंस होते हैं टीवी चैनल्स पे और कॉन्फ्रेंसेस में, डिबेट्स में वगैरह पे, तो बात निकलती है तो ये कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे कि मुसलमानों को भारतीय संसाधनों पर पहला अधिकार है। ये कैसे हो सकता है? उनका अधिकार तो उनको पाकिस्तान जब बना तब दे दिया। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा, जब वो चुने गए देश के लिए प्रधानमंत्री, तो उन्होंने उसे आपदा कहा। 500 और 1000 के नोटों के डिमोनेटाइजेशन के लिए उन्होंने टोटल मिसमैनेजमेंट बताया, और जीएसटी को क्रिटिसाइज करने था उनको, तो तब उन्होंने बताया कि दिस इज अ डबल अटैक ऑन द इकोनॉमी। अब एक गंभीर आरोप भी इनके ऊपर लगे, क्योंकि उन पर अमेरिका की लाइन पर चलने का आरोप था। उन्होंने जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए उसमें सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका की कंपनियों को हुआ। वो कंपनियां हमारे देश में आई और बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो प्रॉफिट भी कमाने लगी। प्रधानमंत्री रहते हुए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, स्कैम कह सकते हैं उसे, हुआ था, जिससे आम आदमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और लोगों की ज्यादा नजर में नहीं आया। वो था पी नोट के जरिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एफपीआई में पैसा इन्वेस्ट करना। जो पी नोट होती थी, जिसके एक पी नोट में मतलब एक ट्रांसफर प्रोमिसरी नोट होता था, जिसके अंदर वो एक अमाउंट लिखा जाता था, और वो हमारे यहाँ की शेयर मार्केट में वो पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट होता था। जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको पूछा नहीं जाता था कि भाई आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो बहुत सारा भारतीय धन
जो स्विस बैंक में और दूसरे टैक्स हेवन में पड़ा था, वो पैसा पी नोट के जरिए बहुत बड़े पैमाने पे हमारे देश में आ गया। शेयर मार्केट के थ्रू हमारे देश में आया, शेयर की प्रॉफिट्स के थ्रू वो हमारी मार्केट्स में आया। हमने अचानक से देखा कि बहुत बड़े बड़े जमीन के सौदे होने लगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनने लगे। अचानक से बहुत सारा पैसा हमारे देश में आ गया, और ये पैसा आया था पी नोट के जरिए। और करीब 4 साल के बाद, आफ्टर 4 years, 2004 से 2008 तक ये पैसा धीरे 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 हमारे देश में वापस आया। आज लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बोला था कि पैसे आएंगे, 15 लाख हमारे अकाउंट में आएंगे, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने वो सारे पैसे हमारे देश में पी नोट के जरिए पहले ही लेके आ गए। 4 years ये हमारी शेयर मार्केट काफी ऊपर के स्तर पे चल रही थी, बहुत ऊपर थी। लोगों ने बहुत पैसा बनाया, और मिडिल क्लास और लोगों ने भी पैसा उसमें कमाया। लेकिन ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी को नहीं। लोगों ने पैसा लगाया, पैसा कमाया, यहाँ पर इन्वेस्ट किया, जमीनें खरीदी, बिल्डिंग वगैरह सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डाले, इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना एक्सपांशन किया, ये सब हुआ। इन्हीं के शासनकाल में एक और चीज हो गई, और वो हो गई 26/11। मुंबई पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, 150-55 लोग उसमें मारे। और जब हमें पता चला कि ये पाकिस्तान की तरफ से है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कड़े शब्दों में निंदा की, उसके अलावा कुछ नहीं किया। मनमोहन सिंह के पूरे कार्यकाल में आदमी घर से बाहर निकलता था तो ये सोच के निकलता था कि शायद मैं घर पे वापस आऊं, क्योंकि हर जगह पे हर वक्त कहीं पर भी, कहीं बम फट जाते थे, कहीं ट्रेन में, कहीं बस में, कहीं बाजार में, कहीं पर भी बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो जाते। और आतंक का तो ऐसा नंगा नाच हमने ये 10 वर्ष देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत खराब राजनेता थे, पॉलिटिकल लीडर थे। और प्रधानमंत्री के ऊपर जो चेयरपर्सन थी यूपीए की, सोनिया गांधी, हमारे देश के, हमारे संविधान का और हमारे देश की लोकशाही प्रणाली का ये सबसे बड़ा अपमान था। कैसे भूल सकते हैं उसे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक नैरेटिव का प्रोडक्ट थे, इंसान के तौर पे। दोबारा एक बार मैं कह रहा हूँ, वो बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन सिस्टम का उन्होंने भी बहुत अच्छे से फायदा भी उठाया, और उन्होंने अपने आकाओं को ही सर्व किया, देश को नहीं। इनके आकाओं के प्रति, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके प्रति इनकी वफादारी इस हद तक थी कि ये दो व्यक्ति, इंदिरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनका असंख्य बार अपमान कर चुके हैं। ये अपमान पब्लिक में हुआ है, जनता के बीच में, कैमरा के सामने इनके अपमान हुए हैं। तो आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि वो प्राइवेट में, यानी कि जब वो लोगों की नजरों से दूर होंगे, ऑफिस में या घर में कहीं पर इनके, तो ये लोग इनके साथ क्या व्यवहार करते हैं। तो मनमोहन सिंह के बारे में ये तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान के साथ साथ देश का आत्मसम्मान भी घायल होने दिया। अगर उनमें थोड़ी सी भी रीढ़ की हड्डी होती, तो अपमान पर वो एक बार अपना इस्तीफा दे देते, रेजिग्नेशन दे देते, तो कम से कम प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है, उसकी उसको बचाया जा सकता था। लेकिन मनमोहन सिंह अपने आकाओं के प्रति काफी वफादार थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको देश की ज्यादा परवाह नहीं थी, ऐसा लगता है। कुछ सवाल हैं जो हमको आज भी नहीं समझ में आता है कि
पहले तो उनके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? किसने उन्हें रोका जब 26/11 का ऐसा हमला हुआ? दूसरे, उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बार बार अपमानित करने के बाद भी अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तीसरे, एक समय में राहुल गांधी ने एक कैबिनेट द्वारा सर्वसम्मति से पास किया हुआ अध्यादेश को फाड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तभी उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ या सोनिया गांधी के खिलाफ रेजिग्नेशन, इस्तीफे का एक वेपन का यूज क्यों नहीं किया कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं छोड़ दूं? वो काफी अर्थशास्त्र के काफी अगर महान व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ पता था, तो उन्हीं के वक्त में, उन्हीं की सरकार जब थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो इन्फ्लेशन रेट 10% के आसपास पहुंच गया था। और जब वो इंदिरा गांधी के इकोनॉमिक एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में उस वक्त की, तब इन्फ्लेशन रेट 28.6 तक पहुंच गया। जब वो इकोनॉमिक एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में और इंदिरा गांधी फाइनेंस मिनिस्टर थी, तब इन्फ्लेशन रेट एक समय 28.6% हो गया था। यानी कि 100 रुपए में बिकने वाली चीज 128 रुपए 60 पैसे में बिक रही थी। तो उस वक्त उन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन और ये सब तब क्यों नहीं किया? उन्होंने सिकुड़ती हुई अर्थव्यवस्था उस वक्त की इंदिरा गांधी के समय, उस वक्त उन्हें ऐसा कोई सलाह क्यों नहीं दिया कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें हमारी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा बाहर के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं किया? अब ये जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, ये सवाल उस नैरेटिव के लिए है, जो नैरेटिव उन्होंने एक वक्त के चलते बनाया गया कि वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और भारत की अर्थव्यवस्था को इतने ऊंचाई पर ले जाने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलता है, जो उन्होंने 1991 में किया। वो 20 साल, 18 साल, 17-18 साल पहले करते, जब इंदिरा गांधी का समय था, तो उनको रास्ता बताते कि भाई इस तरह से करेंगे तो बहुत ज्यादा धन भी आएगा, इकोनॉमी खुल जाएगी, बहुत कुछ फायदा होगा। कम से कम उस वक्त यही चीज चीन में हो रही थी। 74, 75, 76 चीन में रिवॉल्यूशन चल रहा था, और जहां पर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला था और अमेरिका और बाहर के दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट ले रहा था, उनको प्रॉफिट करके उनको कमा के देंगे, ऐसा एक पिक्चर सक्सेसफुली बनाया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर वो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और यही वजह से मैं आपको शुरुआत से बोल रहा हूं कि ये एक नैरेटिव का प्रोडक्ट थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये नैरेटिव बनाया गया कि वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और हमारे देश की आर्थिक जो नीतियां थी, जिसकी वजह से भारत उन्नति के रास्ते पे चला, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आए, राइट टू एजुकेशन उन्होंने फंडामेंटल राइट बनाया। हालांकि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन फंड्स रिलीज करना, नई स्कूल खोलना, यूनिवर्सिटी खोलना, बड़े पैमाने पे सेंट्रल स्कूल्स खोलना, ये सब तो उन्होंने नहीं किया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन दे दिया। उन्हीं के समय में 70,000 करोड़ की लोन जो फार्मर्स की थी, वो माफ की गई थी, और इसी के कारण बजट का हमारा बैंड बच गया था। हालांकि अभी वो हमारे बीच नहीं है। एक अच्छे इंसान की कमी हमेशा खलेगी, और इनके बारे में ये जो वीडियो है ये बनाने के लिए मैं थोड़ा रुका भी, बनने के बाद अपलोड करने के वक्त भी मैं थोड़ा रुका, क्योंकि
उसी वक्त अगर ये मैं वीडियो डाल देता तो शायद वो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।